नमस्कार दोस्तों, आज मेरे चैनल सब कुछ पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप लोगों को आज एक बहुत ही बढ़िया कहानी सुनाने जा रही हूँ। शायद इस कहानी को सुनने के बाद आप लोगों की ज़िंदगी ही बदल जाएगी। एक छोटी सी कहानी है लेकिन हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा काम कर जाने वाली है, क्योंकि हमें लगता है कि सब कहते हैं ज़िंदगी में एक विचार हमारी ज़िंदगी बदल सकता है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, ये हमें लगता है, लेकिन ये बात सच है। और इस बात को साबित करने के लिए मैं एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। कई एक कुम्हार होता है, जो कि आप जानते हैं कि कुम्हार का काम क्या होता है कि वो माटी के बर्तन बनाता है। एक दिन वो कुम्हार अपने माटी के बर्तन बनाने के लिए बैठ गया और उसे एक विचार आता है कि चूल्हम बना लिया जाए, क्योंकि चूल्हम ज़्यादा बिक रहा है, मुनाफा ज़्यादा होगा। वो चूल्हम बनाने ही लगता है, आधा अधूरा चूल्हम बन ही जाता है। तभी उसकी बीवी उसके पास आती है और वो बोलती है कि आप क्या बना रहे हो। सो कुम्हार बोलता है कि मैं चूल्हम बना रहा हूँ। सो उसकी बीवी ने कहा, क्यों आप चूल्हम बना रहे हैं? तो उसने कहा कि बहुत बिक रहा है, अभी इसमें मुनाफा ज़्यादा है, इसलिए मैं चूल्हम बना रहा हूँ। तो उसकी बीवी ने कहा, आप क्या सुराही नहीं बना सकते? तो उसने बोला, हाँ ये भी सही है, सुराही भी बिकेगी, अगली गर्मियों में वो भी बिक जाएगी, उसमें भी मुनाफा ज़्यादा है। उसकी बीवी ने उसे कहा कि आप सुराही बना लीजिए। सो उस कुम्हार ने चूल्हम को छोड़कर सुराही बना ली। अब एक बहुत ही अच्छी सुराही बन के तैयार हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, वो सुराही बोलने लगती है कि आपके एक विचार ने मेरी ज़िंदगी ही बदल दी, क्योंकि अगर मैं चूल्हम बनती तो मुझ में अंगारे भर दिए जाते और मैं हमेशा ही आग उगलती रहती और सबको तपाती रहती। लेकिन आपने मुझे सुराही बनाया, इसीलिए मुझ में अब ठंडा जल भरा जाएगा और मेरी ज़िंदगी ही बदल गई। अब मैं भी ठंडी रहूंगी और सबको ठंडक पहुंचाऊंगी, सबको शीतल करूंगी। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि एक विचार से जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि अगर उस कुम्हार को चूल्हम का ही विचार रहता, अगर उसके विचार में बदलाव नहीं आता, तो वो सच में चूल्हम ही बनाता और चूल्हम का काम अंगारे, अब चूल्हम को पूरी जिंदगी अंगारे पे तपना पड़ता। और उसने अपना विचार बदल के सुराही बनाई, जिससे वो खुद शीतल बना और सबको शीतल बनाया। इसका अर्थ ये है कि एक विचार हमारी ज़िंदगी ज़रूर बदल सकता है। हमें क्या लगता है कि हमारी ज़िंदगी में शिकायतें ही रहती है, हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो सब किसी और की वजह से ही हो रहा है। हम लोग किसी भी काम को, किसी भी निष्फलता को हम अपने ऊपर नहीं लेते, हमेशा यही कहते हैं। यहाँ तक कि छोटा सा पेपर लिखने के लिए एग्ज़ाम में जाते हैं ना, तब भी कम मार्क्स आते तो हम लोग क्या बोलते हैं कि चेक करने वाले ने अच्छे से नहीं किया होगा, उसने चाय नहीं पी होगी। ये सब हमारे विचार हैं, जबकि हमने ही मेहनत कम की होगी और हमारी मेहनत का फल ही हमारे सामने होता है। उसमें उस चेक करने वाला की कोई गलती नहीं होती, फिर भी हम लोग अपना दोष किसी और पे डाल देते हैं। और पार की आस सदा निराश, ये आप लोगों ने सुना ही होगा। एक मैं आप लोगों को छोटी सी कहानी इस बात को साबित करने के लिए भी बता दी हूँ। एक राजा के दरबार में लगभग 30 साल से एक दरबान काम कर रहा था। वो बहुत अपनी लगभग सारी उम्र उसने उसी दरबान बन के ही मिटा दी थी, और अब वो बूढ़ा हो चुका था, 80 साल का हो चुका था। बहुत ही पतला दुबला कमज़ोर वो इंसान वहाँ दरवाजे पे खड़ा पहरेदारी करता, उसका ये काम था। अब क्या हुआ, बहुत ही सिसकने वाली, बहुत ही कड़क ठंड आती है। अब ठंड में क्या हुआ, वो भी कम दुबला पतला बेचारा इंसान वहाँ पे चौकीदारी, पहरेदारी अपनी पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से करता। और उसके पास कंबल या ऐसा कुछ भी नहीं था जो ठंड से वो अपने आप को रक्षण कर पाए। लेकिन एक दिन वहाँ से राजा जी गुजर रहे थे और उसने ये दुबले पतले कमज़ोर आदमी को देखा और उसने उसे देखकर कहा कि आपके पास कोई कंबल या स्वेटर या ऐसा कुछ नहीं है जिससे आप अपने आप का रक्षण कर पाए इस ठंडी से? तो उस बूढ़े आदमी ने कहा, नहीं, मैं ऐसे ही जी रहा हूँ, मुझे ठंड अब लगना बंद हो चुकी है। अगर लगती भी है तो मैं नहीं मानता कि मुझे ठंड लग रही है, इसलिए मेरा ठंड कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है।
लेकिन फिर भी उस राजा को ऐसा लगा कि हमारे यहाँ इतने सालों से एक इंसान काम कर रहा है जिसकी हमें खबर तक नहीं है कि वो इतना गरीब है। सो राजा ने कहा कि माफ़ कीजिएगा वृद्ध दादाजी, जैसे आप मेरे इतने बड़े बुजुर्ग हैं, माफ़ कीजिएगा, आप पर मेरा इतने सालों से ध्यान ही नहीं गया, लेकिन अब जब मेरा ध्यान आप पे गया ही है तो मैं आपको अपने पहरेदार से कहवा के आपको एक कंबल भिजवा दूंगा आज रात को, आप ज़रूर उसे ग्रहण कीजिएगा। उस बूढ़े आदमी ने कहा कि ठीक है राजा जी, जैसी आपकी आज्ञा। और राजा जी वहाँ से चल पड़ते हैं। वो खाना खाने में अपनी मस्ती में वो बूढ़े आदमी को भूल जाते हैं। महल में जाने के बाद वो पहरेदार को भूल जाते हैं। अब पहरेदार को इतने सालों तक वो इसी ठंड में ऐसे ही काम कर रहा था, पूरी शिद्दत से काम कर रहा था, उससे ठंड उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई अब तक। लेकिन अब जब राजा जी ने उसे कहा कि आज रात को आपको कंबल दे दिया जाएगा, तो उसकी आस लग गई उसे एक कि आज कंबल आएगा, मेरी ठंड कम होगी, आज कंबल आएगा, मुझे ठंड लग रही है। सो उसे ठंड लगने लगी थोड़ी थोड़ी। अब उसके मन में विचार स्ट्रांग होने लगे कि अब कंबल आएगा, मैं उठूंगा, मुझे ठंड नहीं लगेगी। ऐसे ही ऐसे चलता रहा। वो राजा जी तो भूल गए थे उधर कि इधर कंबल भिजवाना भी था। और उसी रात को उस बूढ़े आदमी की मौत हो जाती है, वो भी ठंड की वजह से। जबकि 30 साल से वो आदमी वहीं पे पहरेदारी कर रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, ठंड भी नहीं लग रही थी उसे, गर्मी से भी कोई, क्योंकि उसने अपने आप को उस ढांचे में ढाल लिया था कि इसी ठंड में हमें काम करना है और मुझे ठंड नहीं लगेगी। वो काम कर ही रहा था, लेकिन एक आस लगी उसे कि अब आज रात को कंबल आएगा, मेरी ठंड कम हो जाएगी। लेकिन वो कंबल नहीं आया और उस आस की वजह से ये आदमी मर गया। सुबह सुबह बाकी के पहरेदार दौड़े हुए राजा जी के पास जाते हैं और राजा जी से कहते हैं कि हमारे वहाँ बरसों से काम कर रहा था एक बूढ़ा आदमी, पहरेदारी कर रहा था, वो मर गया। वो बूढ़ा आदमी मरते मरते एक चिट्ठी लिख के गया था और चिट्ठी में लिखा हुआ था कि अगर आप किसी पे आस लगाते हो वो आपकी आस पूरी होगी ही होगी, ये ज़रूरी नहीं है। इसीलिए राजा जी, मैं इतने सालों से आपकी पहरेदारी पूरी ईमानदारी और शिद्दत से कर रहा था और अब तक मुझे ठंड नहीं लग रही थी, लेकिन जैसे ही आपने कहा कि मैं कंबल भिजवाऊंगा, सो आपके कंबल की वजह से, आपके कंबल की आस में मैं पूरी रात ठिठुरता रहा और अब मैं जिंदा भी नहीं रह पाऊंगा, इतनी ठंड मुझे लग रही है। इतना कहकर वो बूढ़ा तो मर गया वहाँ चिट्ठी छोड़ के। और राजा जी जैसे ही वो चिट्ठी पढ़ते, मुझे बहुत पछतावा होता है कि मैंने उसे आस दी थी लेकिन मैं नहीं पूरा कर पाया। इस कहानी का मतलब यह है कि हम लोग आस ही क्यों मानते हैं किसी से। निराशा कब मिलती है? जब हमें किसी से आशा होती है, लेकिन हम किसी से आस ही नहीं लगाएंगे तो हमें निराशा मिलेगी ही नहीं। और दूसरी एक कहानी, बहुत ही छोटी सी कहानी, हमारी ज़िंदगी में आलस्य का बहुत बड़ा महत्व है। आप लोगों को, हमें लगता है मैं आलसी नहीं हूँ, क्योंकि हर दारू पीने वाला आदमी यही कहता है कि मैं नहीं पीता, हर पागल आदमी यही कहता है कि मैं पागल नहीं हूँ। वैसे ही हर आलसी इंसान को कभी भी आलसी हूँ ऐसा पता नहीं चलता और वो मानने के लिए तैयार भी नहीं होता कि मैं आलसी हूँ। जबकि हमें पता है कि हम लोग कितना आलस कर देते हैं। हम एक गृहिणी होके अब अगर अपने घर में काम कर रहे हैं, आप सोचिए, हम हर काम कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही संडे आता है वैसे ही हमें क्या लगता है कि पूरे 8 दिन तक, पूरे 7 दिन तक हमने सुबह सुबह जग कर काम किया है, अब आराम चाहिए। ये आराम, ये आलस्य ही हमारी जिंदगी को कहाँ से कहाँ ले जाता है। जबकि हम इस आराम आलस्य को छोड़ दिया करें तो हम आज यहाँ है, कल कहाँ पहुँच सकते हैं। अब आलस्य का एक छोटा सा उदाहरण मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ। एक आलसी इंसान, इतना आलसी इंसान है वो कि वो आधे घंटे का जो सफ़र उसे तय करना था, उस सफ़र को उसने 10 मिनट में तय कर लिया। और वो जिस जगह पे जाना चाहता था, उस जगह पे उसके गुरु थे। अब उसके गुरु ने उसे कहा कि बेटा, तुम तो इतने आलसी हो कि तुम्हें उठने में ही आलस आता है, और मुझे तो आज लग ही नहीं रहा था कि तुम पहुंच पाओगे इधर।
क्योंकि समय से पहुंचना तो आलसी लोगों की बस में है ही नहीं, इसलिए मुझे नहीं लगता था कि आज तुम वहां पहुंच पाओगे। लेकिन उसने कहा कि तुम सबसे पहले और इतना जल्दी कैसे आज पहुंच गए इधर। तो उसने बताया कि गुरुजी, हुआ ऐसा कि मैं जैसे ही गाड़ी में बैठा तो मेरा पैर ब्रेक पे लगाना था, लेकिन ब्रेक की जगह एक्सीलेटर पे लग गया और मैंने उसे दबा दिया, क्योंकि मुझे एक्सीलेटर से पैर उठा के ब्रेक पे पैर रखने तक का आलस आ रहा था, इसीलिए मैंने एक्सीलेटर दबा दिया और एक्सीलेटर इतना दबा कि मैं 30 मिनट का रास्ता 10 मिनट में तय करके इधर पहुंच गया। अब आप सोचो आलस कितना है, हद होती है। ये तो उसका नसीब अच्छा था कि वो अपनी मंजिल तक पहुंच गया, वरना वो ऊपर भी जा सकता था अपनी इसी आलस की वजह से। इसका आलस बहुत ही खतरनाक रोगी है। अबे इस वक्त हमारे यहाँ जो ये कलयुग चल रहा है, इस युग में हमें बाहर वाले दुश्मन से ज़्यादा अपने अंदर वाले दुश्मन ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे छोटे छोटे हमें पूरे दिन शिकायत रहती है। हम क्या करते हैं, उसने ये किया, उसने वो किया, उसने अगर ये किया होता, हमें अपने ये तो शिकायत होती है। हमारे बच्चे को जो अभी मिल रहा है, जितना इंटेंशन मिल रहा है, जितनी सुख सुविधाएं मिल रही है, उतनी अगर हमें बचपन में मिली होती तो हम कहाँ के कहाँ होते। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है हमारी। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है कि हमें अगर उस वक्त इतनी सुविधाएं मिली होती तो हम कहाँ के कहाँ होते, क्योंकि हमारी सोच यही है। सो हम यही ही होते, हमें कितना भी सुख सुविधाएं मिलती हम यही होते। इसका कारण कोई और नहीं, हम खुद हैं। इस आलस के लिए मैं आप लोगों को एक और छोटी सी कहानी बताना चाहती हूँ, क्योंकि आलस एक ऐसा कंसेप्ट है जो हमें कभी क्लियर होता ही नहीं है। लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आलस का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। एक गुरु और शिष्य का एक छोटी सी कहानी। गुरु और शिष्य दोनों एक साथ गोष्ठी कर रहे थे, विचार का आदान प्रदान कर रहे थे। तभी उसे गुरुजी को लगा कि इसकी आलस दूर करने के लिए मुझे कुछ तो करना होगा, क्योंकि हर गुरु को अपने शिष्य की हर कमी पता ही होती है। और गुरु ने कहा उसे कि देखो, मैं तुझे एक पारस मणि दे रहा हूँ। अब इस पारस मणि एक ऐसी चीज है जो तुम जितने जहाँ भी उसे लगा दोगे वहाँ सोना बन जाएगा सब कुछ। अब उस शिष्य को लगा अब तो मैं रातों रात करोड़पति बन जाऊंगा, क्योंकि ये पारस मणि गुरु मुझे दे रहे हैं। अब इस पारस मणि के द्वारा तो मैं अपने घर में जितना भी लोहा है, जो भी है, सबको मैं सोना बना दूंगा। फिर उस गुरु ने कहा कि लेकिन एक शर्त है कि इस पारस मणि का उपयोग तुम सिर्फ एक ही बार कर सकते हो, यानी कि एक बार में तुम एक साथ जो भी होगा उन सबको सोना बना पाओगे, लेकिन दोबारा इसको उपयोग नहीं कर पाओगे, दोबारा सोना नहीं बनेगा। फिर वो शिष्य हंसता खिलखिलाता घर पे जाता है, क्योंकि आज तो बहुत सारा सोना होने वाला है। घर पे जाके उसने क्या किया कि उसके घर में जितना भी लोहा था वो सारा लोहा एक जगह पे ढेर बना दिया, इकट्ठा कर लिया, जिसकी वजह से वो सारा लोहा एक साथ सोना हो जाए, क्योंकि वो शर्त थी कि पारस मणि एक ही बार में सोना करेगी, उसके बाद नहीं होगा। तो उसने पूरे घर का सारा लोहा एक जगह पे इकट्ठा कर लिया। अब होता क्या है कि वो उसे लगता है कि मेरे घर में तो इतना सारा लोहा है नहीं, ये तो ढेर थोड़ा कम पड़ गया, इतना सा सोना हो, इससे तो अच्छा है कि अभी और भी लोहा ले लिया जाए। लेकिन पूरे दिन से सुबह से 24 घंटे ही गुरुजी ने दिए हैं, 24 घंटे के बाद ये पारस मणि मुझे उसे वापस लौटानी है। सो आज अभी तो कितना टाइम है, अभी 5-6 घंटे मैंने पूरा लोहा साथ में इकट्ठा कर लिया है, लेकिन अभी थोड़ा आराम कर लूँ और उसके बाद मैं बाजार से और भी लोहा लाकर यहाँ पे रख दूंगा और अभी भी ज़्यादा सोना बना लूँगा। उसने वहीं पे ढेर के पास में आराम करने की सोची, थोड़ी देर सो जाता हूँ, आराम कर लेता हूँ, उसके बाद में मैं इस लोहा लेके आऊँगा। वो सो जाता है उधर ही। फिर क्या होता है कि जैसे ही वो सो जाता है उसकी आंख लग जाती है, और जब वो आंखें खोलता है तब उसके सामने गुरु खड़े होते हैं और गुरुजी बोलते हैं कि बेटा 24 घंटे पूरे हो गए हैं, अब तुम मुझे मेरे वो पारस मणि लौटा दो।
फिर उसे उठकर लगता है कि मैं कल से सोया हुआ हूँ और आज उठा हूँ, अब तो 24 घंटे ख़त्म हो चुके हैं। फिर गुरुजी से वो विनती करने लगा कि गुरुजी मुझे प्लीज अभी भी थोड़ी देर के लिए ही, सिर्फ 5 मिनट के लिए ही ये पारस मनी का वक्त बढ़ा दीजिए। और मैं इतने में, मैंने कल से एक भी कुछ भी सोना नहीं किया है अभी तक, लेकिन मुझे 1 मिनट या 5 मिनट दे दीजिए, मैं अपने लोहे को सोना कर पाऊँ और मैं करोड़पति बन पाऊँ। लेकिन गुरुजी ने कहा कि तुम्हारा वक्त कल सूर्योदय से आज सूर्योदय तक था, अब सूर्योदय हो चुका है, इसलिए तुम्हारा वक्त खत्म हो गया है। लेकिन वो बहुत ही मिन्नतें कर रहा है, नहीं नहीं गुरुजी मुझे प्लीज़ थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर और दे दीजिए, मैं थोड़ी देर में ही अपना काम कर लूँगा। लेकिन गुरुजी ने कहा कि जो इंसान 24 घंटे में कुछ नहीं कर पाया, वो अगले 7 जन्म तक भी कुछ नहीं कर पाएगा। ये आलस्य का सच है। आलस्य हमें यहाँ तक ले जाती है। हमें लगता है कि हमें इतनी नींद, हमें कुछ काम नहीं होता तो हमें क्यों आराम करना होता है? आराम के बिना हम मर जाएंगे क्या? आराम के बिना हमारा कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन आराम करने की जो वक्त होता है उस वक्त में हम बहुत कुछ कर पाते हैं और बहुत कहीं तक भी पहुंच पाते हैं। मैं एक छोटी सी कहानी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आप लोगों को लगेगा कि ये पर्सनल हो रहे हैं, लेकिन ये पर्सनल नहीं है, आप सभी के लिए ये कहानी है। और हमें क्यों लगता है कि हमें ज़िंदगी ख़त्म कर देनी चाहिए? कभी कभी ऐसा वक्त आ जाता है, ऐसा मोड़ ज़िंदगी ले लेती है कि हमें अपनी ज़िंदगी को ख़त्म ही कर देना चाहिए। लेकिन आप लोगों को पता है कि ज़िंदगी कितनी कीमती है, हमें ऐसे ही ख़त्म नहीं कर सकते इसे। और हम अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं, अभी तो बहुत सारा जीना बाकी है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? कल जिएंगे, कल करेंगे, कल पे टालते टालते हम लोगों ने जीना ही छोड़ दिया है। लेकिन वो क्या होता है, एक छोटी छोटी खुशियाँ बहुत बड़े बदलाव ला सकती है और अपनी ज़िंदगी को बहुत ही पीसफुल बना सकती है। हम छोटी छोटी खुशियों को छोड़कर बड़ी खुशियों के पीछे भागते रहते हैं। हमें हर वक्त क्या लगता है कि हम शिमला जाएंगे तभी खुश रह पाएंगे, हम आउट ऑफ इंडिया जाएंगे तभी खुश रह पाएंगे। लेकिन ये हमारी गलत फहमी है, क्योंकि हमें कहीं जाने से खुशी नहीं मिलती। हम खुश अगर होना चाहते हैं तो हम यहीं रहकर खुश रह सकते हैं। एक छोटी सी कहानी, एक लड़का और लड़की की कहानी। लड़का पहली बार लड़की को देखने जा रहा है। यहाँ हमारे समाज में रिवाज है कि शादी से पहले उस लड़की को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं और लड़का उससे कुछ सवाल करता है, लड़की की कन्फ्यूज़न होती है वो भी क्लियर हो जाती है। हालांकि ये मुझे थोड़ा awkward लग रहा है कि लड़की कोई सामान है कि उसे लड़का देखने आएगा और उसे पूछेगा कि तुम्हें सिलाई बुनाई आती है, तुम्हें ये आता है वो आता है, तो वो क्या ले जाना चाहता है वही मुझे अब तक पता नहीं चला है क्यों। तो लेकिन इस कहानी में, लड़के की कहानी, लड़का उस लड़की को देखने के लिए आता है। अब एक यहाँ ट्विस्ट होता है कि जब वो रूम में जाता है तब लड़की की जगह उसकी माँ बैठी होती है। अब आप सोचिए कितना awkward फील रहा होगा कि लड़की की जगह इंटरव्यू के लिए उसकी माँ बैठी है। अब उसकी माँ जैसे ही लड़का अंदर आता है, आओ भगत करके उसे बैठाती है और बोलती है कि बेटा, मेरी बेटी से कुछ सवाल करने से पहले मैं कुछ सवाल आपसे करना चाहती हूँ, उसी के बाद ही मैं अपनी बेटी को यहाँ भिजवा दूंगी, आप उनसे बात कर लीजिएगा। अगर मेरे जवाब के संतोषकारक, मैं संतुष्ट हो जाऊं, ऐसे जवाब मिले तो मैं अपनी बेटी को यहाँ भेजवाऊंगी। लड़के ने कहा ठीक है, अब जो होगा सो देखा जाएगा। तो लड़की की माँ ने पहला ही सवाल किया कि क्या आप मेरी बेटी को बंगला दिलवा पाओगे? लड़के ने कहा ठीक है, ये मैं कर लूँगा, बंगला मैं आपकी बेटी को दिला पाऊँगा। फिर लड़की की माँ ने लड़के से कहा कि आप मेरी बेटी को बड़ी वाली गाड़ी दिला पाओगे जिसमें वो ऐसो आराम से घूम फिर पाए? लड़के ने फिर सोच के कहा कि कोई बात नहीं, वो भी मैं कर लूँगा। फिर लड़की की माँ ने फिर से एक सवाल किया, क्या आप मेरी बेटी को घुमाने ले जाओगे आउट ऑफ इंडिया?
उसे हर छुट्टियों पे घूमने की आदत है। उसके पापा ने उसे परी की तरह पाला है। आप भी उसे राजकुमारी की, राजरानी की तरह भी पालोगे, ऐसी मेरी इच्छा है। इसलिए मैं ये सब कुछ पूछ रही हूँ। आप उसे घुमाने आउट ऑफ इंडिया या फिर अच्छी सी जगह पे उसे घुमाने ले जा सकते हैं, तभी मेरी बेटी आपसे शादी करने के लिए रेडी होगी, या फिर यहाँ पे भी तब भी आएगी। लड़के ने कहा ठीक है, ये भी कर लेंगे, घुमा लेंगे आपकी बेटी को। लड़की की माँ ने आखिरी सवाल किया कि मेरी बेटी को आप सच में खुश रख पाओगे? लड़का तब सोच में पड़ गया और थोड़ी देर के बाद बोला कि आंटी, मैं आपकी बेटी को गाड़ी दिलाऊंगा, बंगला दिलाऊंगा, घुमाने ले जाऊंगा, ये सब सगवड़ पूरी करने की मेरी जिम्मेदारी, वो सब मैं कर सकता हूँ, लेकिन खुश तो आपकी बेटी को खुद ही रहना होगा, क्योंकि खुशी मांगने से या किसी जगह पे घूमने से नहीं मिलती। इसलिए मैं इस बात की गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि आपकी बेटी को मैं खुशी दूंगा। खुश होने के सारे साधन सगवड़ सब पूरी करने की जिम्मेदारी मेरी, लेकिन खुश तो आपकी बेटी को खुद ही होना पड़ेगा। अगर ये बात मेरी आपको मंजूर है तब आप आपकी बेटी को यहाँ भेजिए, वरना नमस्कार। अब इस कहानी में से हमें क्या सीख मिली कि खुश रहने के लिए साधन नहीं, हमें खुश रहने के लिए किसी साधन की जरूरत है ही नहीं। हम खुश खुद से रहें तभी हम खुश हो सकते हैं, वरना हम अब अगर आसमान पे भी चले जाएं तब भी हम खुश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि खुशी हमारे अंदर होती है। हम जिसे बाहर खोजना चाहते हैं वहाँ खुशी है ही नहीं। मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। मेरा मायका आज भी उस गांव में आप लोगों को अगर चॉकलेट भी चाहिए तब भी चॉकलेट की भी दुकान नहीं है, इतनी सी भी सगवड़ नहीं है, ये कह सकते हैं। वहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। लेकिन उस गांव, छोटे से गांव में छोटे से परिवार के साथ हम लोग बहुत खुशियाँ मनाए। छोटी छोटी खुशियाँ में बहुत बड़ी खुशियाँ खोज ली। और मैं जब पढ़ाई के लिए, हम लोगों को पढ़ाई के लिए बाहर जाना तो भी लगभग 50 किलोमीटर से ज़्यादा तक जाओ तब भी आप कॉलेज वॉलेज कर पाओगे, क्योंकि हमारे गांव से शहर इतना दूर था। हमारा क्या होता था कि मुझे आगे पढ़ाई करने की इच्छा थी, जबकि मेरे पापा ने मुझे हर इच्छा पूरी की है मेरी। और उन्होंने 50 किलोमीटर का रास्ता तय करने के लिए भी हमारे छोटे से गांव से हमारे पास वाले थोड़े बड़े गांव में आना पड़ता था, जहां से हमें बस मिलती और मैं बड़ा शहर जाती और वहां से वापस आती, फिर उस छोटे से शहर में उतरती। वहां मेरे पापा रोज मुझे लेने के लिए आते और हम अपने छोटे से गाँव में, छोटे से परिवार में खुशी से रहते। अब जैसे ही रोज लड़की पर क्या होता है कि रोज ही बाहर निकलो, तो छोटा गांव छोटी सोच थी। सब लोग क्या सोचते थे कि लड़की को बाहर पढ़ाने के लिए भेजोगे तो ये होगा वो होगा, भाग जाएगी, अभी तो पता नहीं चल रहा है लेकिन हाथ से निकल जाएगी। मेरे पापा को सब लोग सुनाते रोज। फिर मैंने कहा पापा, आप सुन सुन के थक नहीं गए ये कि आपकी बेटी भाग जाएगी, आपकी बेटी ये करेगी, आपकी बेटी वो करेगी, अभी से इतनी छूट दे रखी है। फिर मेरे पापा ने एक कहानी बताई मुझे कि बेटा, मैं तुम्हें आज एक कहानी बता रहा हूँ, लेकिन मैंने ये कहानी गांव वालों को पहले से ही बताई हुई है। मैंने कहा ऐसी भी क्या कहानी है कि जो आप लोगों को, गांव वालों को आपने बता दी और मुझे बताना बाकी है। तो मेरे पापा ने कहा कि मैंने उन लोगों से कहा कि शेर का बच्चा जब जो दीवार होती है उसके अंदर होता है तब तक ठीक है, लेकिन शेर का बच्चा जब उस दीवार को कूद के बाहर निकलता है तब शेर के बच्चे को अपना रक्षण करने की जरूरत नहीं है। इसका रक्षण गांव वालों को खुद का रक्षण कर लेना चाहिए। बस बेटा, मैं तुझ में मेरी शेरनी बेटी देख रहा हूँ, इसीलिए तुम जब इस दीवार को पार करके जाती हो तो मुझे तेरी कोई चिंता नहीं होती, गांव वालों की चिंता होती है। बस इतनी सी बात, इतना विश्वास दिखाया मेरे पापा ने मुझ पे, और मुझे जो जहाँ तक जाना था वहाँ तक उसने पूरी छूट दी मुझे, और मैं वहाँ पर पहुँच भी पाई, अपनी मंजिल भी तय कर पाई। और उस छोटे से गांव में हम 3 भाई बहनें, हम तीनों को
पापा ने उस छोटे से गांव में खेती करके मेरे दोनों भाई को इंजीनियर बनाया और मुझे टीचर बनाया। ये हम तीनों का सपना उन्होंने पूरी शिद्दत से पूरा किया। इसलिए आज मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मुझे मेरे बाप पे घमंड है। और ये क्या कि ये छोटी छोटी कहानियाँ लड़कियों की जिंदगियों में बहुत बड़ा बदलाव लाती है। आप लोगों को पता है, छोटे गांव में रहना कोई बुरी बात है ही नहीं। प्रकृति के साथ रहो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन छोटी सोच में जीना, छोटी सोच में से निकलना, ये बहुत बड़ी बात है। गांव छोटा होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस गांव में रहने वालों की सोच के साथ जीना, ये बहुत बड़ी बात है। और उस सोच से बाहर निकलना, उस सोच में एक नई सोच बनाना, ये बहुत बड़ी बात है। और क्या होता है, मैं अपनी सोच जबकि अब बदल चुकी है बहुत ज़्यादा, तो सोच में क्या होता है कि हम थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो जाती है। अभी अफेयर हो रहा था, थोड़े दिन के लिए ब्रेकअप हो गया, तो लड़कियां या लड़के क्या करते हैं, घर पे कहते हैं अपने माँ बाप से हमें इससे शादी करवा दो। अगर लड़की के मायके वालों को ये लगता है कि ये लड़का ठीक नहीं है मेरी बच्ची के लिए, तो वो ना कहते हैं। लड़की क्या करती है, दवा पी लेती है, एसिड पी लेती है, अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देती है। अगर वो मर गई तो ठीक है, लेकिन अगर वो आधी रह जाती है तो फिर वो बाप बेचारा उसके पीछे पूरी अपनी मेहनत लगा देता है, पूरे अपने जिंदगी की कमाई लगा देता है, आधी अधूरी बचा लेता है उसे। फिर पूरी जिंदगी उस बाप को क्या सुनना पड़ता है, बाप को ही नहीं, उसके पूरे रिश्तेदारों को भी। जहाँ भी बात होती है ना, वहाँ ये आपको पता है वो लड़की कौन सी है, उसने दवा पी ली थी, उस लड़की के ये मामा है। जिस लड़की ने वो एसिड पी लिया था ना, उस लड़की के ये चाचा है। अब सोचो आपकी पहचान कहाँ तक पहुँच जाती है। बुरे कर्मों की पहचान हमारे पूरे परिवार को बुरा बना देती है। हमारे पूरे परिवार में हम सभी जब भी उस लड़की के इर्द गिर्द मंडराने वाले, इर्द गिर्द उसके संबंधों की बात होती है ना, तो पहचान वहीं से शुरू होती है। जो लड़की ने दवा पी ली थी ना, उस लड़की के ये पापा है, उस लड़की की ये मम्मा है, उस लड़की की ये मासी है। क्यों करते हो आप लोग ऐसा? क्यों? ब्रेकअप जिंदगी का आखिरी स्टेज था? वो आखिरी लड़का था क्या इस दुनिया का? उसके बाद कोई लड़के है ही नहीं। एक पल में आप लोग कितना बड़ा फैसला ले लेते हैं कि अपनी जिंदगी खत्म कर लेते हैं। मैं तो ये कहती हूँ, अगर ऐसी सोच वाली लड़की या लड़का कोई भी हो, अगर एसिड पी लेता है, वो नहीं मरता है, तो उसे मार देना चाहिए 5 लीटर पिला के। क्योंकि उसके जिंदा रहने से, आधे अधूरे जिंदा रहने से खर्चे होंगे, लेकिन वो पूरी जिंदगी अपने माथे पे कालिक लगा के घूमता है कि मैंने दवा पी ली थी, और ये दवा पी ली थी उस लड़की के पापा हैं, ये दवा पी ली थी उस लड़की के ये है वो है। सोचिए आप लोग क्या कर रहे हैं। जिस बाप जिस माँ ने हमें बहुत ही शिद्दत से, बहुत ही प्यार से अपनी जिंदगी की पूरी कमाई हम पे लगा देते हैं, वो ताकि उसे विश्वास होता है कि मेरी बेटी मेरा नाम रोशन करेगी, और हम किस दिशा में रोशन कर रहे हैं। सो मेरी छोटी बहनों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसा कुछ भी करने से पहले, ऐसा कुछ भी सोचने से पहले एक कदम पीछे हटा के अपने माँ बाप की ओर, अपने रिश्तेदारों की ओर, अपने घर की ओर देखिएगा कि उन लोगों ने हमारे लिए क्या किया, और हमारी अब जिम्मेदारी क्या है कि उन लोगों के लिए हम कुछ कर पाए। तो जिसको भी ये ब्रेकअप होना, ये नहीं, कोई अपने ऊपर कर्ज बढ़ गया है। लड़के ज़्यादातर क्या करते हैं कि कर्ज बढ़ जाता है तो वो खुदकुशी कर लेते हैं। अब ये क्या आखिरी था? कर्ज बढ़ गया, आपने खुदकुशी कर ली तो आपका परिवार बच गया, ये आप सोच के मर जाते हो, लेकिन आपके मरने के बाद भी आपका पूरा परिवार मर जाता है। इसीलिए कहती हूँ कि प्लीज़, अगर आप लोगों की ऐसी सोच है तो आप इस सोच से बाहर निकलिए, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है, खुशियाँ बहुत है हमारे रास्ते पे। सिर्फ हमें खुश रहना है, और खुश रहने के लिए किसी साधन की कभी ज़रूरत थी ही नहीं और है भी नहीं। क्योंकि एक बच्चे को आप लोग सुबह से दोपहर तक उसकी माँ से अलग रखो, और उसे जितने चाहिए उतने खिलौने दिलाइए, उसे आइसक्रीम, चॉकलेट सब कुछ खिलाइए। फिर
जितने खिलौने आपने खरीद के उससे महंगे महंगे खिलौने आपने खरीद के उसके दिए हैं, उसका ढेर एक साइड लगा दीजिए। और दोपहर को उसकी माँ जब घर पे आती है तब एक साइड उसकी माँ और एक साइड उसका खिलौने का ढेर रख दीजिए। वो बच्चा 100%, 101% कहती हूँ कि वो बच्चा दौड़ के अपनी माँ के पास ही जाएगा। इस बात से आप ये नहीं सोच सकते, ये नहीं जान पाए कि उस बच्चे के लिए महंगे खिलौने से ज़्यादा माँ इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग इस निर्जीव खिलौने के पीछे इतने भाग रहे हैं कि हमारे साथ जो सजीव रह रहे हैं वो जिंदा मुर्दा हो गए हैं, जिंदा लाश बन के खड़े हैं। हमें हर वक्त यही लगता है मेरे साथ ये कैसे होता है, हर वक्त मेरे साथ ही ऐसा होता है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि हमारे साथ कभी कुछ होता ही नहीं है। एक ज्ञानवत्सल स्वामी जी की बात मेरी जिंदगी में बहुत ही असर कर गई कि उन्होंने एक बार कहा था कि अपने स्पीच में वो बोल रहे थे कि सामने वाला आकर हमें गधा कह जाता है, तुम तो गधे हो। कोई बात नहीं, उसने मुझे गधा बोला, तब तक मैं गधा था ही नहीं। उस वक्त मैंने सोच लिया होता कि मेरे पीछे पूंछ है, मेरे 4 पैर है, मेरे कान है गधे के जैसे, नहीं है सो मैं गधा नहीं हूँ। तब तक मैं गधा था ही नहीं। लेकिन जैसे ही उसने गधा बोला और मैंने अपनी बाहें चला ली उसे मारने के लिए, मुझे गधा बोला, बस अब तू गधा है, क्योंकि तूने खुद मान लिया कि मैं गधा हूँ। जब तक तू नहीं मान रहा था कि मैं गधा हूँ तब तक तू गधा था ही नहीं। लेकिन उसके कहने से तू गधा बन जाएगा क्या? तो फिर क्यों हम दूसरों की बातों को इतना अंदर ले लेते हैं कि हम अपनी बातों को छोड़कर पूरा दिन दूसरों की बातों पे सोच रहे हैं। वो सोचते ही रहते हैं कि उसने मुझे ये कहा, इसने मुझे ये कहा। क्यों फर्क पड़ता है हमें दूसरों की बातों से क्यों फर्क पड़ता है? हमारी जिंदगी क्यों दूसरे चला रहे हैं? इसका मतलब यही है कि हमारी जिंदगी कोई और चला रहा है, पूरी दुनिया चला रहे हैं। और जहां भी जाते हैं 4 लोग क्या कहेंगे? अगर आप लोगों को इन 4 लोगों का एड्रेस मिले तो मुझे जरूर बता दीजिएगा कि ये 4 लोग हैं कौन। आप कपड़े भी पहनते हो 4 लोगों को दिखाने के लिए, आप खाना भी खाते हो, होटल भी जाना है, ये तो बहुत बढ़िया लाइफस्टाइल जी रहे हैं। क्यों? 4 लोग देखेंगे तो वाहवाही करेंगे। क्यों आपको वाहवाही चाहिए दूसरों की? आप खुद से खुश नहीं रह सकते क्या? 4 लोग कोई है ही नहीं दुनिया में। हमारे दिमाग में बचपन से भर दिया गया है कि ये 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, इसका बच्चा पढ़ नहीं रहा है। 4 लोग देखेंगे ये वो कर रहा है, ये कर रहा है। ये सब बातें बोलने की बातें हैं। 4 लोगों को न हमसे कुछ फर्क पड़ा है और न कभी पड़ेगा। सिर्फ हमने अपनी जिंदगी में इन 4 लोगों को इस तरह डीप करके रखा है, इस तरह मिला के रखा है कि हमें लोग लगता है कि वो उस 4 लोगों के लिए ही जीना है। जबकि सच तो ये है, हमारी जिंदगी हमारी ही है और हमारी ही रहेगी। हमें फर्क उन लोगों से पड़ना चाहिए जिन लोगों को हमसे फर्क पड़ रहा है। हमें क्या होता है, हमारे माँ बाप जो हमारे लिए अपनी पूरी जिंदगी हम पर न्योछावर कर देते हैं, उन लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पापा हमें पूरे दिन कह रहते हैं बेटा बाहर निकलो, तब लाइट्स ऑफ करके निकलो, वो हमें बुरा लगता है, जबकि वो सच्चाई है जिंदगी की। ये छोटी छोटी बातें बहुत काम की होती है। मेरे पापा ने मुझे पेन से लेकर जैगुआर का स्टीयरिंग तक सब कुछ सिखाया है, सब कुछ भी बाकी नहीं रखा है। उन्होंने अपनी पूरी शिद्दत से, अपनी पूरी मेहनत से उसकी ज़िंदगी में जितनी भी कमाई की, उसने कभी बैंक बैलेंस खड़ा किया ही नहीं है। उन्होंने अपने संतानों में ही बैंक बैलेंस भर दिया है कि हमारे बच्चे इतने आगे बढ़ जाएं कि फिर बैंक बैलेंस रखने की ज़रूरत ही ना पड़े। आप ये सोच रखिए, इस सोच को पकड़ के आगे बढ़िए कि हमें कहाँ जाना है। 4 लोगों के लिए जीना बंद कर दीजिए, अपने लिए जीना चालू कर दीजिए। आप लोग सुनोगे तो दंग रह जाओगे कि हमारी लाइफ में हमें खाना कितना चाहिए होता है। अगर आप अपना खर्चे, हम अपनी लाइफ में 5,000 में अच्छे से अच्छे जीवन को जी सकते हैं, लेकिन अभी 50,000 में भी अभी हमें कुछ कम लग रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है पता है? होटल में जाना है कुछ लोगों को दिखाने के लिए,
अच्छे से ब्रांडेड कपड़े पहनने हैं, कुछ लोगों को दिखाने के लिए। ये सारी बातें, घूमने जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये सारी बातों को मिला मिला के हमने अपनी ज़िंदगी को 4 लोगों के लिए इतनी भारी कर दी है कि हम जो 5,000 में कर पाने वाले थे वो 50,000 में भी नहीं कर पा रहे हैं। आप सोचिए, आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। हमें उस सोच से वापस आना है, अपनी एक खुद की नई सोच बनानी है। अब आप लोग सोच लीजिए, अमिताभ बच्चन जी का एक छोटा सा दाखला, उसने एक कंपनी खड़ी की थी। उस कंपनी में उसे इतना लॉस हुआ था कि उसका घर भी उसे गिरवे रखना पड़ा था, यानी कि उसका घर भी, उसने घर पे से भी लोन उठा ली थी, तब भी वो कंपनी का कर्ज नहीं पूरा कर पाए थे। अब सोचिए आप, जो इंसान इतनी बड़ी हस्ती थी, वो इतनी बड़ी हस्ती यहाँ तक आ सकती है, तो हम क्या चीज़ है। लेकिन उस वक्त उसने सोचा होता कि अब तो मैं ख़त्म हो गया। अगर ये सोचा होता कि अब मैं ख़त्म हो गया तो वो सही में उस वक्त ख़त्म हो जाते। लेकिन उन्होंने क्या सोचा कि नहीं, ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन नहीं है, ये मेरी कमाई का जो हिस्सा गया सो गया, लेकिन अब मैं फिर से ये साइकिल शुरू करूँगा, फिर से नाम बनाऊँगा। और हम ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं ना, वो ब्रांड की हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं। कपड़े ब्रांडेड नहीं, आप खुद एक इतनी बड़ी ब्रांड बन जाओ कि आपके कपड़े खुद ब खुद ब्रांड बन जाएंगे। अमिताभ बच्चन जी जो भी पहनते हैं ना, वो फैशन बन जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद को ब्रांड बना लिया है। हम बात कर रहे थे उसकी फेलियर की, ये बहुत बड़ा उसकी ज़िंदगी का फेलियर था, लेकिन उस फेलियर को उसने वहाँ ख़त्म नहीं किया, उसने वहाँ से नई शुरुआत की। और वो अपने दोस्त के पास, फिल्म इंडस्ट्री के दोस्त के पास काम मांगने खुद सामने से गए और उसे काम दिया उसके दोस्त ने। और उस काम को उसने इतनी शिद्दत से किया कि ये अभी मैं एक लिख रहा हूँ, पूरी गिनती मुझे अभी लिखनी बाकी है। और उसने उस फिल्म में इतनी शिद्दत से काम किया और फिल्म चल पड़ी। और फिर से जो अमिताभ बच्चन जी करोड़ से, कह सकते हैं हम, करोड़ से जीरो तक आ गए थे, वो फिर जीरो से अबज तक चले गए। और उसकी वो नामना आज भी कायम है, उसका सिक्का आज भी चलता है। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, यह है कि उसने अपने फेलियर से अपनी शुरुआत कर दी। अगर उस वक्त उसने ये सोच लिया होता कि अब मैं ख़त्म हो गया, तो वो सच में ख़त्म ही हो जाते। ये छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे विचार हैं, जो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। अब आज के ज़माने में ही ये डिप्रेशन आया है, पहले के ज़माने में ये डिप्रेशन था ही नहीं। तब हमारे मम्मी पापा क्या करते थे, पूरे दिन का शेड्यूल फिक्स ही था, वो खेती में काम किया करते थे, हार्ड वर्क करते थे, लेकिन उनको डिप्रेशन के जैसा नाम ही था ही नहीं। मैंने अपने पापा को देखा है, वो खेत में, ये वहाँ पे पत्थर होते हैं, उस पत्थर पे सर रखते ऐसे सो जाते थे कि स्वर्ग की नींद सो रहे हैं। अब आप सोचिए, क्या आप लोगों को ब्रांडेड बेड की ज़रूरत है सोने के लिए? है। पता है क्यों ज़रूरत पड़ती है हम लोगों को? क्योंकि हमें नींद नहीं आ रही है, डिप्रेशन में चले गए हैं। अब छोटे छोटे बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्यों? पढ़ाई का डिप्रेशन है, ऊपर से ये है वो। जबकि जब हम छोटे थे तब हमारे माँ बाप ने जो हम पे पढ़ाई में खर्चा किया था, मुझे पता है कि मेरे पास कितनी कम चीज़ें थी, हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे उस चीज़ों में। लेकिन अब अपेक्षा इतनी बढ़ गई है कि बच्चों को खुशी देने के लिए माँ बाप जी जान लगा देते हैं, फिर भी बच्चे डिप्रेशन में ही होते हैं। क्योंकि माँ बाप आज बच्चों के लिए साधन सगवड़ साथ मिक्स कर रहे हैं, सगवड़ पैदा कर रहे हैं कि हमारा बच्चा गार्डन बना देंगे आंगन में, खुश हो जाएगा, हमारा बच्चा स्विमिंग पे चले जाएंगे हम लोग एक दिन के लिए तो खुश हो जाएगा। लेकिन बच्चा कभी खुश होता ही नहीं है, क्योंकि उसकी अपेक्षा इतनी बढ़ गई है। बस वो छोटा होता है तभी उसे खरोच तक नहीं लगने देते, हमारे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। और थोड़े से ही बड़े होते हैं, जब अपने पैरों पे खड़े होना चाहते हैं, तब उसे छोटी सी खरोच बहुत बड़ी लग जाती है, क्योंकि उसके माँ बाप ने उसे छोटा होता है तब कुछ नहीं होने दिया होता है।
फार्म के एक बच्चे की कहानी। फार्म में बच्चे पूरे दिन, हम अपने बच्चे को क्या करते हैं, ठंड लगती है तो डबल स्वेटर पहनाते हैं, डबल सॉक्स पहनाते हैं, डबल शूज हम रखते हैं कि एक शूज निकालो, तुरंत घर में आते हैं तो घर में दूसरी चप्पल पहना देते हैं, बाहर होते हैं तो हम शूज पहना के ही उसे ले जाते हैं, पूरे दिन उसे ढक के रखते हैं। फिर भी कोई भी माँ कह दे कि मेरा बच्चा इस साल की ठंडी में मेरे बच्चे को सर्दी नहीं हुई, वैसा होता ही नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि हमने अपने बच्चे को इतना जकड़ के रखा है, इतना पहनाया है, इतना कि उसे पता ही नहीं है ठंड क्या चीज़ होती है, और थोड़ी सी ठंड लगने के बाद वह बीमार हो जाता है। जबकि फार्म पे, मेरे अपने फार्म पे बच्चे हैं, चप्पल तो छोड़िए, सॉक्स तो छोड़िए, कपड़े भी पूरे नहीं पहने होते। और डेयरिंग, कितना डेयरिंग पावर उसका कि 10-10 फीट की दीवार लगी हुई है फार्म पे, वो उस पे बंदर की तरह चढ़ जाते हैं, उस दीवार की उस तरफ कूद जाते हैं, फिर वहां से वो छोटे छोटे बेर लेके आते हैं, वहां से 10 फीट की दीवार चढ़ के इस तरफ कूद जाते हैं। आप सोचिए हम कहाँ हैं। उस बच्चों के डेयरिंग पावर को, उस बच्चों की ठंड से लड़ने की ताकत को देख के हमें लगता है कि हमने ही अपने बच्चों को इतने कंफर्ट जोन में रख लिया है कि अब उस जोन से थोड़ा सा भी बाहर निकलते तो वो लड़ नहीं पा रहे हैं। तो हमने ही अपने बच्चों को कमज़ोर बनाया है। हम सबको साथ मिलके अपने बच्चों को हर परिस्थितियों से लड़ना सिखाना होगा, जैसे हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया है। हम कहीं पे भी हैं, कुछ भी कर रहे हैं, घर का भी काम कर रहे हैं, टीचर है, आप किसी भी प्रोफेशन में है, आप पूरी शिद्दत से कर रहे हैं, इसका कारण ये है कि हमारे माँ बाप ने हमें ये डाला है, अब हमें ये अगली पीढ़ी में डालना है। हम लोग क्या करते हैं, लड़कियों को कहते हैं छोटे छोटे कपड़े पहन के बाहर मत निकला करो। क्यों? लड़कियों को ही क्यों छोटे छोटे कपड़े पहन के बाहर? क्यों आप लड़कों की नजर को नहीं सुधार पा रहे हैं? हम लड़कों को भी छोटा होता है तब से नहीं सिखा सकते कि आप हर लड़की को बहन मान के चलना, ये नहीं सिखा पा रहे हैं। क्यों? हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया था, तभी हम, अब ये अलग अलग गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स कॉलेज, ये सब अब आया है। तब जब हम पढ़ते थे तब हम पहली में उस प्राइमरी स्कूल में जाते थे, गवर्नमेंट स्कूल में जाते थे, वहाँ लड़के लड़की साथ ही होते थे और हमने खेला है। उस वक्त हमने लड़के लड़कियों ने साथ कबड्डी भी खेला है, वॉलीबॉल भी खेला है, वो सब खेला है हमने, जो कि अब शायद अब के छोटे छोटे बच्चों को पता भी नहीं है कबड्डी क्या है, क्योंकि उसके पास तो ये फोन है ना, पूरे दिन गेम खेलने के लिए वो फोन है, इसलिए उस बच्चों को तो पता तक नहीं है कि ये कबड्डी क्या चीज़ है, ये खो खो क्या चीज़ है। और वो शारीरिक कमज़ोर तो हुए ही है, लेकिन वो मन से मानसिक भी कमज़ोर होते जा रहे हैं। और इस पीढ़ी को हमें मजबूत बनाने के लिए उसे इंडोर गेम से अब आउटडोर गेम की तरह ले जाना होगा, उसे बाहर की परिस्थितियों से मिलवाना होगा, तभी ये इतने स्ट्रांग बन पाएंगे कि अपनी ज़िंदगी में कुछ कर पाएंगे। वरना ये डिप्रेशन में अभी के अभी चले जाएंगे, थोड़ा सा किसी ने कुछ कह दिया, ख़त्म बात। मैंने सुना है छोटे छोटे बच्चे, 10 साल 12 साल के बच्चे को इतना लग जाता है, उसके माँ बाप अगर कुछ थोड़ा बहुत कह देते हैं तो उसे इस तरह लगे पंखे पे लटक जाते हैं। जबकि हमारे माँ बाप, आप सोचिए, कहने की तो बहुत दूर की बात है, सीधा लगा देते थे, तब भी हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता था, सुधर जाते थे हम। लेकिन ये मन पे लेके बैठ नहीं जाते थे कि मेरे पापा ने मुझे मारा क्यों। जब भी हम खेल में, छोटे से खेल में, शहरी में हम खेल रहे होते हैं और उस छोटे से खेल में हमारी छोटी सी गलती होती थी, तब भी हमारे पापा हमें पूरे गांव के सामने लगा देते थे, कुछ फर्क नहीं पड़ता था हमें। बच्चों को आज 2 बच्चों के साथ उसके दोस्तों के सामने कुछ कह दो तो लग जाती है। इतने कमज़ोर हमने ही बनाए अपने बच्चों को, क्योंकि कोई और दादा दादी जरा सा भी कुछ कह दे ना, मम्मी चढ़ जाती है उसके ऊपर। बस ये छोटी छोटी बातें बच्चों को बहुत ज़्यादा कमज़ोर बना रही है, जबकि हमें इस बातों से बाहर निकलकर अपने बच्चों को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाना है। अब एक ऐसी पीढ़ी तैयार करनी है जो पीढ़ी हर परिस्थिति से लड़ जाए। छोटे छोटे फेलियर जब एक साथ होंगे, छोटे छोटे फेलियर से एक बड़ी सफलता मिलती है।
अगर हम आज ही सफल हो गए ना तो हम यहाँ से ख़त्म कर देंगे अपनी जर्नी, कि हमें तो जो चाहिए वो मिल गया, हमारे सपने ही नैनों तक सीमित रह गए हैं। अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हैं तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें बुगाटी के सपने आते ही नहीं हैं। पता है क्यों? क्योंकि हमारी सोच ही इतनी छोटी हो गई है कि हम बस इसी कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, यहाँ से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। दोस्तों, इस सोच से बाहर निकलिए। बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत कुछ देखना बाकी है। एक बार आप सोच लीजिए कि मुझे, आप क्या कर रहे हैं। सिर्फ हमें कोई कहता है कि आप गोल सेट कर लीजिए, हम गोल सेट कर लेते हैं कि हमें 1 लाख रुपया महीने की कमाई चाहिए। हमें बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर ये बोलते हैं कि आप अपने गोल नोटबुक में लिख लीजिए, अपने कहीं पे भी उसे नोट करके रख दीजिए कि ये मेरे गोल है, यानी कि ये मैं अचीव करना चाहता हूँ। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, वो लिख देते हैं, फिर खत्म बात। नहीं दोस्तों, जो भी आपने गोल लिखे हैं उस गोल में आपको बहुत आगे तक जाना है। उसके लिए रात दिन एक करने हैं। जो आज स्वामी विवेकानंद जी ले लो, अब्दुल कलाम जी ले लो, जो आज इतने अंबानी, जिसको आप सब पहचानते होंगे, वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने बहुत सारे फेलियर का सामना किया है। उसने अपनी जिंदगी में डायरेक्टली प्लेन में बैठकर वहां नहीं पहुंच गए हैं। छोटी छोटी बातों से बहुत कुछ सीख के वहां तक पहुंचे। तो हमें अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखना है। और अब तो कितना अच्छा हो रहा है कि लगभग आप लोगों के लिए पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं होना चाहिए। मैं ये कभी नहीं कहूँगी कि आप पैसों के पीछे इतने भागे कि आपके रिश्ते पीछे छूट जाएं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप कामयाबी के पीछे इतने भागे कि अगर आपको अपने दोस्तों की शादी या रिसेप्शन या बर्थडे पार्टीज अगर इस वक्त जाने देने पड़ रही है तो जाने दीजिए, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता उस बर्थडे पार्टी से। अगर आप अपने दोस्त की शादी में नहीं जाएंगे तो आपकी दोस्त की शादी नहीं होगी, ये आपकी सोच है। जबकि आपके जाने ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम लोग जीते हैं ऐसी बातों के लिए है कि मैं नहीं जाऊंगा उसे फर्क पड़ेगा। जबकि दोस्तों, ये दुनिया है, वो स्वार्थी दुनिया है कि अगर ताश के पत्ते आप जानते हो, हम लोग पत्ते खेला करते थे, तब उसमें किंग या रानी कोई भी एक पत्ता खो जाता था तो हम किसे किंग बनाते थे? जोकर को, जो कि एक एक्स्ट्रा पत्ता आता है उसमें। तो सोचो, ये दुनिया वो दुनिया है कि ताश के पत्तों में एक पत्ता खो जाने से जोकर को भी राजा बना देती है। तो हम क्या चीज़ है? हमें यूं ही लगता है कि हमारे बिना यहाँ कुछ नहीं हो सकता, जबकि किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी जिंदगी वो जिंदगी है कि छिपकली जब दीवार पे उल्टी लटक रही होती है, तब एक छोटे बच्चे ने सवाल किया उसके पापा से कि पापा, वो जब दीवार पे टंगी रहती है तब वो क्या सोचती होगी? उसके पापा ने बहुत ही अच्छा सा जवाब दिया कि वो जब दीवार पे चिपकी होती है ना, तब वो ये सोचती है कि जैसे ही मैं हटी दीवार गिरी। छिपकली हमेशा यही सोचती रहती है कि ये पूरी दीवार मुझ पे है, जैसे ही मैं हटी दीवार मुझ पे गिरी, इसलिए मुझे यहीं चिपक के रहना है। बस यही काम हम कर रहे हैं। हमें लग रहा है कि हमसे ही सब चल रहा है, जबकि कितना भी अच्छा समाज, आप सोच लीजिए कि समाज की बहुत बड़ी व्यक्ति समाज को आगे ले जाने के लिए कितना कुछ कर रही थी, वो व्यक्ति भी अगर चली गई, बस कुछ ही पल में, कुछ ही दिनों में उसकी जगह भी भर जाएगी। हाँ, होते हैं कुछ लोग होते हैं आपकी ज़िंदगी में जो आपकी कमी महसूस कर पा रहे हैं, लेकिन दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता आपके जीने से, आपके मरने से। इसीलिए आप सोच लीजिए कि मुझे किसी के लिए नहीं, खुद के लिए जीना है और खुद को इतना इम्प्रूव करना है कि मैंने जो सोचा है उसके लिए मैं रात दिन एक कर लूँगा। आपको क्यों लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक ही कर रहे हैं?
क्योंकि हम बचपन से यही सोच रहे हैं कि हम होते सही ही होते हैं। हर बार हम सही नहीं भी होते, लेकिन ये आईना कोई हमें दिखा जाता है तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। हमें कोई कह जाता है कि बेटा तेरी स्पीच अच्छी नहीं है, तुम कुछ उसमें बदलाव लाओ। हमें क्या होता है, क्यों मैं अच्छा नहीं बोल रही हूँ, इतना अच्छा बोल रही हूँ, लेकिन उसे तो हर वक्त यही लगा रहता है कि वो मुझमें खामियां ही निकालता रहता है। जो आपका अपना होगा ना वही वो आपको कहेगा। बाकी जो बाहर वाले, अरे आप तो कितना अच्छा बोलते हैं, आपकी स्पीच से तो हम मोटिवेशन हो जाते हैं। ये सारी बातें दुनिया की है। बुलबुल के परों में बाज नहीं होते, कमज़ोर और बुज़दिलों के हाथों में राज नहीं होते। जिन्हें पड़ जाती है झुककर चलने की आदत, दोस्तों उन सिरों पर कभी ताज नहीं होते। हर जज्बात को ज़ुबान नहीं मिलती, हर आरज़ू को दुहा नहीं मिलती। मुस्कान बनाए रखो तो साथ है दुनिया, वरना आंसुओं को तो आँखों में भी पनाह नहीं मिलती। खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी उड़ान बाकी है। ज़मी नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी मत समझ ए नादा, जितनी गहराई अंदर है बाहर उतना तूफान बाकी है। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचिए, क्योंकि इंसान पहाड़ से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। ना समझ तो खुद को कमज़ोर, हौसला रख तू कुछ बड़ा करने वाला है। यह सूरज भी दुनिया में अकेला है, पर यही एक सूरज पूरी दुनिया में उजाला है। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता भी उन्हें हासिल होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। चलना भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए। मंजिलें भी ज़िद्दी है, रास्ते भी ज़िद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा। हौसले भी तो ज़िद्दी है, जो कहता है उसका काम है कहना। सबको खुश रखना हमारी जिम्मेदारी नहीं, वक्त सबका आता है हमारा भी आएगा, अगर आज से बदलना सीखो खुद को। तीर को भी आगे छोड़ने के लिए पीछे खींचना पड़ता है, उसी तरह अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। सामने हो मंजिल तो रास्ते न मोड़ना, जो भी मन में हो सपने न तोड़ना। कदम कदम पे मिलेगी मुश्किलें आपको, बस सितारे चुनने के लिए कभी ज़मीन मत छोड़ना। मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है। हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। जैसे शाम सूरज को ढलना सिखाती है, जैसे शाम सूरज को ढलना सिखाती है और शमा परवाने को जलना सिखाती है। होती है तकलीफ बेशक गिरने वालों को, मगर यही सच है कि ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। ना थके अभी पैर, ना थके अभी पैर, ना अभी हिम्मत हारी है। हौसला है ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसीलिए अभी भी सफ़र जारी है। अपना हिस्सा मांग कर देखो, सारे रिश्ते बेनकाब हो जाएंगे, और अपना हिस्सा छोड़ कर देखो, सारे कांटे भी गुलाब हो जाएंगे। एक वृद्ध દાદાએ સરસ વાત કહી, તમે ભેગું કરવા જીવો છો અને અમે ભેગું રહેવા માટે જીવતા હતા। મન ભરીને જીવો, મનમાં ભરીને નહીં। મોઢા ઉપર કહેનાર મળે તો નસીબદાર છો, બાકી પાછળ બોલનારની તો લાઈનો લાગેલી છે। ખુશ રહેવું હોય તો વખાણ કરવાવાળાની વચ્ચે રહેવું, અને પ્રગતિ કરવી હોય તો ટીકા કરવાવાળાની વચ્ચે રહેવું।
જો તમે સંબંધો માટે સમય નહીં કાઢો તો સમય આપણી વચ્ચેથી સંબંધ કાઢી નાખશે. જિંદગી આખી જીવ્યા પણ કોઈ આવીને પૂછતું નથી કે કઈ રીતે જીવો છો, પણ સાહેબ લોકો મૃત્યુના દિવસે જરૂર આવીને પૂછશે કઈ રીતે મર્યા. કોઈકે મને પૂછ્યું કે મરચું કઈ સિઝનમાં લાગે છે. મેં કહ્યું કે મરચાની કોઈ સિઝન હોતી નથી, જ્યારે કોઈને સાચું કહીએ ત્યારે તે લાગે છે. કોઈ તમારા વખાણ કરે તો ફૂલાઈ ના જતા, કોઈ તમારા વખાણ કરે તો ફૂલાઈ ના જતા મિત્રો, કારણ કે વખાણના પુલની નીચે મતલબની નદી વહેતી હોય છે. ચાલાકી કરતા તો નથી આવડતું મને, ચાલાકી કરતા તો નથી આવડતું મને, પણ સમજમાં તો બધું જ આવે છે. જે લોકો પોતાની જાતને હોશિયાર સમજતા હોય તે લોકોને ખ્યાલ નથી હોતો કે સામેવાળાને પણ કુદરતે મગજ આપેલ છે. ફરક માત્ર એટલો જ છે, તે બુદ્ધિનું પ્રદર્શન નથી કરતા. એ જરૂરી નથી કે દરરોજ મંદિર જવાથી માણસ ધાર્મિક બની જાય, પણ કર્મ એવા હોવા જોઈએ કે માણસ ગમે ત્યાં જાય તો ત્યાં મંદિર બની જાય. દરેકને સાંભળો અને દરેક પાસેથી શીખો, કારણ કે બધા બધું નથી જાણતા, પણ બધા કંઈક તો જાણે જ છે. કોઈની મદદ કરવાની હરીફાઈમાં દોડજો, જીતી જશો, कारण के त्या खूब ओछा लोग भाग ले छे. जिंदगी में आवाज़ देने वाले हज़ारों मिल जाएंगे, मगर हमेशा वहीं बैठना जिसके पास बैठकर अपनेपन का एहसास हो. याद रखना कि लोग तब भी कदर करते हैं जब लोगों को मुंह लगना छोड़ दिया जाए. कभी भी किसी के लिए खुली किताब मत बनना, टाइम पास का दौर है साहब, पढ़कर फेंक दिए जाओगे. याद रखना वही इंसान तुम्हारी परवाह करता है जो इंसान तुम्हारी खामोशी को भी समझ सकता है. अक्सर दिखावे का प्यार ही शोर करता है, सच्ची मोहब्बत तो इशारों में सिमट जाती है. इश्क उससे हुआ और हुआ भी गजब का, इश्क उससे हुआ और हुआ भी गजब का, कि जिसे आज भी सोचता हूँ तो खो जाता हूँ. यकीन मानो कि वो इंसान तुम्हें सच में चाहता है जो अक्सर फ़ोन काटते वक्त तुम्हें ये कहता है कि तुम्हारी हर परेशानी में मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस तुम अपना ख्याल रखो. न जाने कौन सी दौलत है उसके लफ्ज़ों में, न जाने कौन सी दौलत है उसके लफ्ज़ों में, वो जब भी बात करता है दिल खरीद ही लेता है. झुकने से रिश्ता गहरा हो तो झुक जाना, झुकने से रिश्ता गहरा हो तो झुक जाना, मगर हर दफ़ा तुम्हें ही झुकना पड़े तो रुक जाना. पहली मोहब्बत लोगों को एक बात सिखा देती है, पहली मोहब्बत लोगों को एक बात सिखा देती है कि दूसरी अगर करो तो हद में रहकर करना. बदल जाते हैं वो लोग भी वक्त की तरह, जिन लोगों को हद से ज़्यादा वक्त दे दिया जाए. कितना अजीब है, कितना अजीब है फ़िलसफ़ा इस ज़िंदगी का, कितना अजीब है फ़लसफ़ा इस ज़िंदगी का भी, यहाँ दूरियाँ सिखाती है नज़दीकियों के मायने. कभी कभी लगता है, कभी कभी लगता है कि बचपन ही ठीक था, दांत टूटते थे मगर दिल नहीं. किसी की यादों में जलकर यह एहसास हुआ कि हर आग को पानी से नहीं बुझाया जा सकता. किसी की यादों में जलकर, किसी की यादों में जलकर ये एहसास हुआ कि हर आग को पानी नहीं बुझा पाया. सब्र करो मेरे दोस्त, सब्र करो मेरे दोस्त, जिसके तुम काबिल हो ज़िंदगी वो हर चीज़ तुम्हें ज़रूर देगी. क्या ज़माना आ गया है, अगर बात ज़रूरत की हो
तो हर शख्स की ज़बान मीठी हो जाती है। क्या ज़माना आ गया है, क्या ज़माना आ गया है, बात ज़रूरत की हो तो हर शख्स की नज़र ज़बान मीठी हो जाती है। ये दुनिया मतलबी है, कोई ख़ास नहीं होता, जब आती है मुसीबत तो कोई पास नहीं होता। वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। कभी कभी तन्हाई भी बहुत सुकून देती है, कभी कभी तन्हाई भी बहुत सुकून देती है, जब हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं होता। किसी ने मुझसे कहा कि तुम बहुत अच्छे हो, मैंने भी उससे कहा बस यही तो खराबी है। अपनी बेइज्जती का जवाब इतने इज्जत से दो कि बेइज्जती करने वाला इंसान शर्मिंदा हो जाए।